Welcome to Rahul Kundu Lectures. Today our topic is evolution of international relations. तो साल है 1919। बंदूकें और तोपों की शांति हो चुकी है, परंतु ये शांति किसी चुप्पी की नहीं है, बल्कि एक महाविनाश के आने के बाद की शांति है। 17 मिलियन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बड़े-बड़े साम्राज्य ढह चुके हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, रशिया, ऑटोमन्स सब तबाह हो चुके हैं, एक युवा पीढ़ी मिट चुकी है, शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं और हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, कैन वी प्रिवेंट दिस फ्रॉम एवर हैपनिंग अगेन? यही सवाल आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे कीमती सवाल और शुरुआती सवाल बनता है। हम आज विटनेस करेंगे कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू होता है और कैसे विद्वान अगले युद्ध को कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे वो कितने शानदार ढंग से असफल कैसे हुए, ये भी हम जानेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत होती है एक अनएक्सपेक्टेड जगह से। नाम है एबरिस्टविथ। एबरिस्टविथ एक वेल्स का एक कोस्टल टाउन था, जहां एक डेविड डेविस जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो वर्ल्ड वॉर वन में अपने दोस्तों को, अपने एम्प्लॉयज को या पूरे समुदाय के पुरुषों को खो चुके हैं, उन्हें बहुत से क्वेश्चन सताए जा रहे हैं, जैसे कि कुड एजुकेटेड पीपल हैव प्रिवेंटेड दिस कैटास्ट्रॉफी, या कुड वी स्टडी वॉर साइंटिफिकली, क्या हम युद्ध को रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र की तरह वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं और इसे रोकने के तरीके ढूंढ सकते हैं या नहीं। इसीलिए 1919 में डेविस ने वेल्स के एबरिस्टविथ में विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी राशि को डोनेशन किया और एक नए डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया, जिसका नाम था वुड्रो विल्सन चेयर। वुड्रो विल्सन चेयर इसीलिए क्योंकि वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो उस समय पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करना चाह रहे थे टू प्रमोट पीस। और ये सिर्फ एक एजुकेशनल या एकेडमिक अपॉइंटमेंट नहीं थी, बट इट वाज अ मोरल कमिटमेंट टू प्रमोट पीस। तो अब सोचेंगे कि क्यों हम युद्ध और पीस की अभी बात कर रहे हैं। थ्यूसिडाइडस ने पेलोपोनेशियन वॉर 2000 ईयर्स पहले लिखी है, या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र सालों पहले लिखा है, मैकियावेली ने स्टेट क्राफ्ट के बारे में बहुत पहले ही बात कर दी थी। परंतु अभी क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु अभी उभरे हैं। पहली बात, ये अनएक्सपेक्टेड स्केल, जो स्केल ऑफ डेथ, मशीन गन, पॉइजन गैस, ये पहली बार हो रहा था कि इतने विशाल रूप से मशीनरी और साइंटिफिक टेम्पर का उपयोग हो रहा था। सेकंड, साइंटिफिक ऑप्टिमिज्म। शायद ही मूर्खतापूर्ण लगे अभी ये, क्योंकि अध्ययन की समस्या वैज्ञानिक तरीके से नहीं निकल सकती, लेकिन लोगों ने सोचा अगर हम डिसीज का या मशीन्स बना सकते हैं, तो शांति को इंजीनियर क्यों नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पॉलिटिकल विल। उस समय राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी वो भी बहुत थी, और ये विश्वास था लोगों को कि जैसे कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जर्मनी को पनिश करने के लिए नहीं थी, बट इट वाज टू क्रिएट अ इंटरनेशनल सिस्टम दैट विल प्रमोट पीस एंड द वॉर्स shall never happen again। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत होती है आइडियलिस्ट विजन से, और इन आइडियलिस्ट विजन को रखने वाले लोगों को कहा जाता है आइडियलिस्ट, आदर्शवादी या यूटोपियन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आइडियलिज्म के कोर बिलीफ्स हैं क्या। तो पहला कोर बिलीफ है वॉर इज नॉट इनएविटेबल, यानी कि ह्यूमन का परमानेंट फीचर नहीं है वॉर करना। ये होती हैं क्योंकि हमारे पास सीक्रेट डिप्लोमेसी होती है, आर्म्स रेस होती है, या इंटरनेशनल लॉ नहीं होते, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। दूसरा बिलीफ है कि रीजन कैन ट्रायम्फ ओवर पैशन, यानी कि तर्क जुनून के ऊपर हावी होता है। कोई भी एजुकेटेड इंसान कोस्ट ऑफ वॉर को समझ के वॉर नहीं करेगा, और वो डायलॉग को प्रमोट करेगा, और नेशन विल ऑलवेज चूज पीस ओवर वॉर। तीसरी चीज, इंस्टीट्यूशंस और लॉ में इनका बिलीफ है कि अगर कोई संस्थान या लॉ बन जाएंगे जहां पे कलेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है, तो युद्ध को रोका जा सकता है। तो ये तीन बिलीफ आइडियलिज्म की हैं। इसी कड़ी में हम समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में एक संगठन, एक संस्था का स्थापना होती है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र का संघ। तो राष्ट्र संघ की विजन देखी गई थी वुड्रो विल्सन के द्वारा, जो चाहते थे कि ओपन डिप्लोमेसी हो, फ्री ट्रेड हो, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हो। और उनका कहना था कि अगर कोई जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन बन जाएगी जो कि अब म्यूचुअल गारंटीज दे कि हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रखेंगे, तो युद्ध होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। इसी
तर्ज पर एक लीग ऑफ नेशन 1920 जनवरी से स्टार्ट होती है। अब लीग ऑफ नेशन का एक बहुत ही सिंपल और सरल कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है कि अगर नेशन ए नेशन बी पे अग्रेशन करता है तो दूसरे जो नेशंस हैं वो क्या करेंगे, वो उस पे सबसे पहले इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। अगर वो कामयाब नहीं होते तो उस पे मिलिट्री सैंक्शंस लगाएंगे। तो इसका अर्थ है कि अग्रेशन फेल हो जाएगी और पीस रिस्टोर हो जाएगा। ये है कि जैसे कि कॉन्सेप्ट है कि नो नेशन वुड डेयर टू अटैक इफ इट मेंट फेसिंग द कंबाइंड माइट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कागजी था। इस चीज के लिए हमें चाहिए कि जो दूसरे नेशंस हैं वो कंबाइंड कमिटमेंट दिखाएं। और यही इसका कारण बनता है कि ये कमिटमेंट्स किसी भी नेशन ने नहीं रखी तो ये फेलियर्स को लीड करती हैं। और हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये ड्रीम कोलैप्स कर जाती है। सबसे पहले झटका लीग ऑफ नेशंस को लगता है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके प्रेसिडेंट ने पूरे सिस्टम को डिजाइन किया, उसने ही रिफ्यूज कर दिया इसकी मेंबर बनने को। यूएस सेनेट ने ट्रीटी ऑफ वर्साई को भी अस्वीकार कर दिया। तो यहीं से लीग ऑफ नेशंस के टेस्ट स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट आता है 1931 में, जब जापान इन्वेड करता है मंचूरिया को। लीग कंडेम करता है जापान को, लेकिन लीग कुछ नहीं कर पाता, जापान को रोक रोक नहीं पाया। और जापान ने ही लीग से विड्रॉ करके मंचूरिया को अपने कब्जे में रखा। सेकेंड एग्जाम्पल है इटली का इथोपिया पे अटैक। लीग यहाँ पे इंपोज करता है सैंक्शंस, लेकिन मुसोलिनी को रोक नहीं पाता क्योंकि वो सैंक्शंस बहुत ही वीक होते हैं। तीसरा, हिटलर हिटलर का मिलिटराइजेशन करना राइनलैंड को, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंगली डीमिलिटराइज रहना था। इन तीन फेलियर से हमें पता लगता है कि कैसे लीग ऑफ नेशन की फेलियर्स की वजह से जो अग्रेसर्स हैं वो एम्बोल्डेंट होते गए और जो उसको डिफेंड करते थे वो एक तरीके से डिमोरलाइज होते गए। इस चीज को समझने के लिए सबसे बेहतरीन क्रिटिक है एच कार का, जो कि एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे। उनकी किताब द 20 ईयर क्राइसिस में वो लिखते हैं कि जो आइडलिस्ट हैं वो फंडामेंटली मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है। वो कंफ्यूज करते हैं कि व्हाट दे विश्ड द वर्ल्ड वर्कड एंड द वे इट एक्चुअली वर्क्स। तो नेशंस फॉलो इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉ को इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो एक मोरल कमिटमेंट के तहत उन्हें करना है, बल्कि वो इसीलिए फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लॉ को क्योंकि उनके इंटरेस्ट को वो सर्व करता है। अगर वो उसके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा तो वो उसको नहीं मानेंगे। एच कार की एक बहुत फेमस लाइन है कि पावर नॉट प्रिंसिपल डिटरमाइंस आउटकम्स। इसी बुक से एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे स्टार्टिंग होती है पहली आईआर की ग्रेट डिबेट की, बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। अब आते हैं 1939 पे। ये बुक बड़ी कोइंसिडेंटली आई कि 1939 में सितंबर में जर्मनी इन्वेड करता है पोलैंड को। और यही एक लीग ऑफ नेशन का सबसे पावरलेस और पेनफुल इतिहास दर्शाता है। 70 मिलियन लोग यहां मारे जाते हैं और आइडियलिज्म पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और उसको बहुत तरीके से डिस्क्रेडिट भी किया जाता है। लेकिन यहां पे हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि विश्व युद्ध सेकंड के बाद हम दो ऑर्गेनाइजेशंस को समझेंगे, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन इंटीग्रेशन। यूनाइटेड नेशंस हालांकि इस बार एक दोबारा परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ये इस बार पावर को एक कंपोनेंट को इंक्लूड करता है और वही शेयर्ड नॉर्म्स कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ विश्व में शांति प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ता है। यूरोपियन इंटीग्रेशन, जो लोग दो विश्व युद्ध लड़ चुके हैं वो फिर से एक शेयर्ड इंटरेस्ट और शेयर्ड नॉर्म्स के तहत वापस एक पीस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो हम यहां से समझते हैं कि आइडियलिज्म पूरी की पूरी तरह डिस्क्रेडिट नहीं किया गया था। सिर्फ क्वेश्चन ये था कि वॉज आइडियलिज्म रॉन्ग और डिड इट जस्ट नीड बेटर इंप्लीमेंटेशन। आज की क्लास में हमें तीन चीजें याद रखनी होंगी। पहली, कि international relation as a discipline was born from catastrophe, the urgent need to understand and prevent war after World War I. Second, the idealist believed war could be prevented through international institutions, law, and collective security. The League of Nations was their greatest experiment and their greatest failure. Third, the failure of idealism gave rise to realism.
the view that power, not principles, determine international outcomes. This debate would define IR for decades. Thank you for watching. Please share and subscribe. I'll see you in the next one.